गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित पाठ चंद्र गहना से लौटती देर। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति अपने गहन अनुराग को व्यक्त किया है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट आ रहे हैं। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक वातावरण किस तरह से आकर्षित कर लेता है, अर्थात सहज रूप से आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की सृजनात्मकता, प्राकृतिक परिवेश की प्रति कल्पनाशीलता का वर्णन किया गया है कि जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखता है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती हैं। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता चित्रित हुई है। प्रकृति और संस्कृति का साम्य, उनकी तुलनात्मक चित्रण किया गया है। तो कवि स्वयं चंद्रगहना नामक स्थान से लौट कर आते हैं और चंद्रगहना नामक स्थान से लौट कर आने के बाद उनको क्या देखते हैं, उस दृश्य का वर्णन उन्होंने किया है। देखे आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए दू हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज से जैसे, और स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया चोंच पीली में दबाकर चोंच पीली में दबाकर श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है, चित्रकूट की ऊंची ऊंची अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता सारस का स्वर टिरटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ चुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे। तो बच्चों, इस प्रकार से उनकी कविता में बताया गया है कि कवि चंद्रगहना नामक स्थान को देखकर लौट आते हैं और फिर क्या होता है, देखे आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, अर्थात मैं चंद्रगहना नामक गांव को देखकर लौट आया हूँ और अब मैं क्या दृश्य देखता हूँ, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, वो एक खेत की मेड़ पर बैठे हुए हैं और अकेले बैठकर देख रहे हैं, एक बीते के बराबर या हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे
पहले गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। कि एक बीते के बराबर यह जो हरा चने का पौधा है, ये अपने सिर पर पगड़ी बांध करके गुलाबी रंग के जो चने के फूल होते हैं, फूलों की सुंदर सी कल्पना कवि ने की है कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुलाबी रंग के फूलों की अपने सिर पर पगड़ी बांधकर दूल्हे की भांति सजकर खड़ा है। फिर है पास ही मिलकर उगी है, उस चने के साथ ही अलसी की बुआई की जाती है। तो कहा गया है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, उसके पास में ही अलसी का पौधा मानो जिदवश हठीला होने के कारण जिदवश उग गया है। और क्या है, देह की पतली कमर की लचीली, जो पतली शरीर वाली और लचीली कमर वाली अर्थात जिसका मध्य भाग बहुत लचीला है, वो अलसी का पौधा उसके पास में ही जिदवश निकल आया है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, वह नीले रंग के फूल को अपने सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए दो हृदय का दान उसको, अर्थात जो भी इस फूल को छुएगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी, अर्थात मैं उससे प्रेम करने लगूंगी। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, और सरसों की बात ही निराली है, उसके बारे में पूछना ही क्या, वह सबसे सयानी हो गई अर्थात वो विवाह के योग्य हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, मानो उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। सरसों के जो पीले पीले फूल हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और शादी के लिए ब्याह के मंडप में पधारी है, अर्थात ब्याह के मंडप में गई है। और फिर क्या होता है, फाग गाता मास फागुन ना गया है आज जैसे, मानो फागुन के गीतों को गाता हुआ, फगुआ को गाता हुआ फागुन का महीना आ गया है। फिर कवि क्या देखते हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि देखते हैं कि मानो स्वयंवर हो रहा है, किसका स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का, प्रकृति से स्वयंवर हो रहा है, सरसों का चने से स्वयंवर हो रहा है, सरसों का अलसी से स्वयंवर हो रहा है। इस तरह से वो कहते हैं कि प्रकृति का ही प्रकृति से स्वयंवर हो रहा है और अनुराग अंचल हिल रहा है, प्रेम रूपी आंचल उसका हिल रहा है। इस विजन में अर्थात इस स्थिति में जो उसका गांव है वो व्यापारिक नगर से दूर है, व्यापारिक नगर से दूर होने के कारण वहाँ प्रदूषण नहीं है। वो कहते हैं प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, गांव में हर तरफ निस्वार्थ प्रेम की भावना होती है, इसलिए यह प्रेम की भूमि कही जाती है और यह प्रेम की भूमि बहुत ही अधिक उपजाऊ है, अर्थात फसलों को देने वाली है। धरती को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता है। और वो कहते हैं और पैरों के तले है एक पोखर, और पैर के नीचे एक पोखरा है, एक तालाब है। क्या हो रहा है कि उसकी भी लहरें मानो इधर उधर लहरियां ले रही हैं, लहरों का उतार चढ़ाव जारी है। और उस जल के नीले तल में मानो भूरी भूरी जो जंगली घासें उगी हुई हैं वो भी उसके साथ लहरा रही है। और चंद्रमा की जो किरणें हैं या शाम होने के वो सूरज की जो किरणें हैं वो ऐसी प्रतीत होती है जल की सतह पर कि मानो कौन है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को चकमका रहा है, आंख को चौंधिया रहा है। और जो नदी के किनारे, पोखर के किनारे पत्थर पड़े हैं वो ऐसा लगता है कि वो चुपचाप शांत होकर पानी पी रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पता नहीं कब उन पत्थरों की प्यास बुझेगी जो इस किनारे से यहाँ से हटेंगे। फिर क्या होता है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, बगुला शांत होकर अपनी टांग को जल में डुबाकर खड़ा हुआ है। और क्या करता है, देखिए बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण होते हैं, काकचेष्टा वपोध्यानम स्वान निद्रा तथा वचा अल्पाहारी गृहत्यागी च विद्यार्थी 5 लक्षण, अर्थात बगुले जैसा ध्यान कि बगुला अपने एक पैर को उठा के जल में खड़ा रहता है और वो अपनी चोंच तभी जल में डालता है जब उसको मछली तुरंत दिखाई देती है, और कभी ऐसा नहीं होता कि वो चोंच जल में डाले और उसकी चोंच में मछली ना आए। तो इसीलिए कहा गया कि वो शांत होकर जल में अपने एक पैर को डुबाकर स्थिर होकर खड़ा है। जैसे ही वो किसी चंचल मछली को देखता है अपने ध्यान को तोड़ता है, चट दबा
में नीचे गले के डालता है, तुरंत उसे अपनी चोंच में दबाकर निगल जाता है, खा जाता है। फिर क्या होता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक काले मत्थे वाली चालाक चिड़िया क्या करती है, अपने सफेद पंखों के झपाटे से तुरंत आती है और टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। वो बीच जल के हृदय पर बीच भाग में टूट पड़ती है और छोटी छोटी, चटुल का मतलब होता है छोटी मछली, तो वो सफेद रंग की छोटी मछली को अपने पीली रंग की चोंच में दबाकर दूर उड़ती है, गगन में, आसमान में दूर उड़ जाती है। फिर क्या होता है, और यहीं से और इसी जगह से जहाँ से भूमि ऊंची है, यहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन कब आएगी इसका कोई समय नहीं है, मैं स्वच्छंद हूँ, निश्चिंत हूँ, क्योंकि मुझे कहीं यात्रा नहीं करनी है। फिर वो बताते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पास में ही चित्रकूट है, जहाँ की अनगढ़ अर्थात बिना आकार वाली, चौड़ी, छोटी, लंबी, चौड़ी, बिना किसी एक निश्चित आकार की, कम ऊंची अर्थात थोड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं वो दूर दिशाओं तक हर तरफ फैली हुई हैं, और बांझ भूमि, ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, तो ऐसी भूमि को बांझ भूमि कहा जाता है। तो वहाँ जो भूमि उपजाऊ नहीं होती, वहाँ कांटेदार पेड़ उगते हैं ना, तो वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो इस वजह से वो उपजाऊ नहीं होती है। तो जो कांटेदार पेड़ वहाँ उगते हैं, तो उसी को कहा गया कि इधर उधर वीवा नामक पेड़ कांटेदार रूप खड़े हुए हैं, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। और क्या सुनाई देता है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, और हर तरफ हमें मीठा मीठा रस देता हुआ सुग्गे का अर्थात तोते का स्वर सुनाई देता है। और कभी कभी उस मरुभूमि का, उस वनस्थली का हृदय चीरता सारस का स्वर सुनाई देता है, टिट्रो टिट्रो। फिर कवि का क्या मन करता है, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कवि का मन करता है कि वो भी सारस पक्षी के साथ उड़ जाए, अपने पंख फैलाकर सारस पक्षी के साथ उड़ जाए और उस हरे खेत में जाए जहाँ सारस पक्षी का जोड़ा आपस में प्रेम की बातें कर रहा हो, उनकी प्रेम की कहानी को वो छुपे छुपे अर्थात किसी प्रकार से कहीं छिप करके सुन ले, या उनकी प्रेम की बातों को वो सुन ले। कवि का मन करता है कि वो उन पक्षियों की प्रेम कहानी को जाने, और इस प्रकार से कवि ने प्रकृति के प्रति और प्रकृति के प्रति अपने असीम अनुराग को व्यक्त किया है कि किस प्रकार से कवि का मन करता है कि वो प्रकृति की प्रेम कहानी को जाने और पक्षियों के प्रेम को भी समझ सके। तो बच्चों, इस प्रकार से केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर पूरा हुआ। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।